वास्तु क्या है? वास्तु को लेके आपका क्या ख्याल है? क्या वास्तु सच में इतना डरना चाहिए वास्तु से? देखिए, मुझे लगता है आप भी वास्तु से उतने ही डरे हुए हैं। वास्तु इज प्योरली बिल्डिंग्स काफ़ी पावरफुल लोग बनाते हैं। तो आपको कभी कोई धमकी आई है किसी से? डेफिनेटली जिनके पास पैसा होता है तो पॉलिटिकली भी एक्टिव होते हैं। कई बार होता है कि हम क्लाइंट के हिसाब से कोई चीज़ मान लीजिए हम कर रहे हैं और हमें पता है क्लाइंट कह रहा है बिल्डिंग के लिए गलत है, तो कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं हमारे कि नहीं, दिस हैज़ टू बी लाइक दिस। धमकी धमकी निकल जाती है और फिर कई बार एक दो बार ये भी हुआ है कि आप भूतों में मानते हैं? देखिए, सुपर नेचुरल पावर्स तो होती हैं। कई बार क्या होता है कि इतना मैसिव बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है कि किसी हादसे में किसी की डेथ हो जाती है, लेबर ही की डेथ हो गई, वहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल नेगेटिव एक्टिविटीज़ दिखने लगती हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं आर्किटेक्ट नमित टंडन जी। इन्होंने अपने 26 साल से ज़्यादा के करियर में एटलीस्ट 800 से ज़्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जिसमें से कई सारे इन्होंने शानदार होटल्स और रिजॉर्ट्स भी बनाए हैं। इन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, शोरूम्स भी बनाए हैं। तो इन्हीं के एक्सपीरियंस को देखते हुए हम आज इनसे कुछ सवाल करेंगे, और आज इस एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि क्या वास्तु सच में होता है, और जो लोगों ने आजकल वास्तु शास्त्र को लेकर लोगों को डराया हुआ है, तो क्या इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं, वास्तु होता क्या है, और वास्तु के क्या सस्ते समाधान भी होते हैं, ये अपनी लाइफ को कैसे काम के साथ बैलेंस करते हैं, अपनी फैमिली पे कैसे ध्यान देते हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है फिर भी इतने बैलेंसेस को कैसे क्रिएट करते हैं। और हम इनसे जानेंगे कि लोग अपने छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी क्या चेंज कर सकते हैं जिससे कि उनका घर काफ़ी ज़्यादा और इन्हेंस हो सकता है। फ्लैट में कैसे चेंजेस ला सकते हैं कि उनके फ्लैट का पूरा माहौल बदल जाए। और नया घर अगर आप बना रहे हैं अपना, तो किन छोटी बातों को आपको कंसिडर करना चाहिए और किन छोटी बातों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट आर्किटेक्ट नमित टंडन जी का। आगे पूरा एपिसोड पूरा देखिएगा। अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। आपके एक एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। 26 साल से ज़्यादा आपको इस फील्ड में हो गए, तो क्या आप बोर नहीं हुए ये करते हुए? यार, कोई भी काम करते हुए बोरियत तो अपने आप होती है किसी को भी। बट हमारी फील्ड में बेस्ट पार्ट क्या है कि एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, सो मुझे लगता है बोरियत अपने आप दूर चली जाती है। तो पहला प्रोजेक्ट आपको तो काफ़ी टफ रहा होगा। तो पहला प्रोजेक्ट आपका था क्या और आपने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया? मुझे याद है कि पहला प्रोजेक्ट तो ऐसे नहीं, बट हाँ, एक मेजर इंस्टीट्यूट, अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हम बना रहे थे। उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग, मैसिव बिल्डिंग बना रहे थे, एंड काफ़ी चैलेंजिंग था, लग रहा था उस समय हाथ पांव थोड़े फूलते थे कि हाँ, हम सही डिसीजन या सही ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो साइट पे एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा साइट विजिट्स करते थे और बड़ा एक्साइटिंग लगता था। तो आपका पहला थॉट क्या होता था कि कैसे डिज़ाइनिंग को स्टार्ट किया जाए, पहले सिविल को समझा जाए या क्या किया जाए? सबसे पहला थॉट क्या आता था दिमाग में? देखो, हम लोग ने एक चीज़ ग्रैब करी हुई थी कि कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो वो उसका इंटीरियर पार्ट को टेक केयर पहले करना है, फिर प्लानिंग करनी है उसको लेके, और फिर बिल्डिंग के फसाड पे काम करना है। जब भी आप इंटरनल प्लानिंग आपकी प्रैक्टिकल होगी तो जो यूज़ कर रहे हैं पब्लिक, मतलब दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड। और डेफिनेटली आपको एक हर आदमी चाहता है मेरी बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखे, तो फिर उस पे काम करते हैं हम लोग। तो तो आपने तो 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? ऑफिस बनाना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना, होटल्स बनाना, या फिर किसी मंदिर को बनाना या घर बनाना? क्या आपके लिए सबसे चैलेंजिंग होता है? यार, चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जिस क्लाइंट को नॉलेज कम है उसके, या नॉलेज ज़्यादा है इनफैक्ट, उसके साथ काम करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा। जनरली वो अपने इतने सारे थॉट्स लेके आ जाता है कि विच इज़ गुड ऑल्सो एंड विच इज़ बैड ऑल्सो, बिकॉज वो हमारी थॉट प्रोसेस को गाइड करने लगता है। डिपेंड्स ऑन
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, और बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट थोड़ा सा नॉर्मल रहे कि हाँ मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, अब आप इसको शेप दीजिए, दैट इज लेकिन मुझे एक्चुअली यू आर कमिंग टू अ प्रोफेशनल, यू आर पेइंग हिम, बट यू आर गाइडिंग हिम योरसेल्फ कि ऐसी बिल्डिंग दिखे या ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो फिर उसकी क्रिएटिविटी वो डाल ही नहीं पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब एक ऑडियंस की तरह अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि अगर कोई व्यक्ति पैसे दे रहा है और उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स होते हैं, घर एक ही बार बनता है या उसका ऑफिस पर्टिकुलरली एक ही बार बनेगा, या हो सकता है कल के दिन बड़ा आदमी हो जाए तो कई सारे ऑफिस बना लेगा। लेकिन जब घर एक ही बार बनता है तो उसके मन में कई सारे विचार होते हैं कि मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर लूँ, मैं ऐसे भी कर लूँ, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? मतलब इसके साथ तो मुझे लगता है डील करना चाहिए। मैं आपको इससे पहले 90s या 80s के आर्किटेक्ट्स या उस टाइम के बारे में बताऊं, जब आदमी के पास गूगल नहीं था, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो आर्किटेक्ट्स के पास लोग जाते थे, अपनी रिक्वायरमेंट बताते थे, और वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ निकाल के देता था जो आज तक सस्टेन कर रही है। हम्म। और प्लस कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड्स भी मिले हैं अच्छा। उस टाइम के। आज हम इतने सारे थॉट्स लेके नहीं जा रहे, हम उसको गूगल की वजह से निकाल के हमें ऐसा चाहिए, तो वो आर्किटेक्ट अगर या डिज़ाइनर अगर कुछ बढ़िया और कर सकता है वो नहीं कर पाता, वो आप रिस्ट्रिक्ट मतलब हो जाता है, रेस्ट्रिक्शंस वो डाल देता गाइड है। हो जाता है। तो इसी से एक और चीज़ पूछूंगा कि जैसे आपने 80s और 90s की बात की, हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो एंशियंट आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर में इतना फ़र्क हो गया है कि पहले के बने हुए फोर्ट्स, पहले के बने हुए जितने भी किले और पुल होते थे, वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं, आज भी लोगों ने देखने जाते हैं। और कुछ नई बनी हुई बिल्डिंग, या आप समझ लो बिहार में जैसे हम देखते हैं कि कोई नया पुल बना, इनाग्रेशन के 2 दिन बाद वो टूट गया। तो ये कैसे हो, ये क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? क्योंकि हम तो जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं वैसे वैसे और टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, हमें और अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए, रहा सवाल बिल्डिंग गिर जाने का, वो तो ऑब्वियसली मटेरियल गड़बड़ डाला गया तो उसमें प्रॉब्लम आनी है। बाकी आज की डेट में इक्का दुक्का न्यूज़ आप सुनते हैं, अदरवाइज तो हम लोग आज गोल्डन क्वाड्रेंगल की रोड्स पे घूम रहे हैं पूरे इंडिया में, और पता नहीं कितने फ्लाईओवर्स बने हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे लूज मटेरियल डाला जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तो वो गिरना तय है। अच्छा, इसी से कि लखनऊ का आर्किटेक्चर पिछले 5-7 सालों में मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? लखनऊ को आप आज से 5 साल पहले, अब का लखनऊ और आज से 5 साल बाद के लखनऊ को कैसे देखते हैं? लखनऊ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जितना रैपिड ग्रो कर रहा है उतना तेज़ी से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है हमें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ लैग्स हैं, तो उसकी वजह से अब जैसे अभी बारिश हुई तो वाटर लॉगिंग्स हो रही हैं, तो चीज़ें प्रॉपरली डन अप नहीं हैं, अभी शहर प्रिपेयर्ड नहीं है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतनी ज़्यादा रोड्स के लिए, अगर उसके पैरेलली आप उसका इंफ्रा नहीं बना रहे हैं तो। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट को करना चाहिए। और 5 साल बाद कैसे देखते हैं आप लखनऊ को, कि जिस तरीके से ग्रो हो रहा है? हाउ डू यू सी लखनऊ ग्रोइंग इन नेक्स्ट 5 पाँच ईयर्स? साल बाद और क्राउडेड देखते हैं यार। अच्छा। नहीं, क्राउडेड नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, इतना बन रहा है कि हम इतनी क्राउड को अच्छे से मेंटेन कर सकें। आई थिंक सो, देर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन ग्रोथ एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और कई बार इतनी रैपिड कोई कोई सिटी ग्रो कर जाती है कि गवर्नमेंट समझ ही नहीं पाती कि अरे हम पीछे छूट गए, हमें इंफ्रा और तेज़ी से बनाना था। तो वो एक गैप रहता है, आई थिंक सो वो पार्ट गवर्नमेंट को समझना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए। अच्छा, तो चौक और शहीद पथ के उस तरफ का लखनऊ, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? कि चौक की अभी भी वही तंग गलियां हैं, लोग वहाँ पे भी उतने खुश हैं, जो नया लखनऊ शहीद पथ के उस तरफ बस रहा है उसमें भी लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? यार लोग कहाँ खुश हैं ये तो मैं डाउट करता हूँ, चौक की गलियों में लोग ज़्यादा खुश हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि
चौक हो गया, पुराने इलाके जैसे जयपुर के हो गए, एक्चुअली ये सारे इलाके ह्यूमंस के लिए बने थे। हम्म। आप कभी भी इनकी गलियों में जाके मूव करिए तो आपको कभी धूप नहीं मिलेगी, हमेशा 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहेगा जो मेन रोड पे है। ये गलियां ह्यूमंस के लिए बनी थी। हम आजकल रोड्स बना रहे हैं बिकॉज हम गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड रोड्स बना रहे हैं। आप एक बार रोड पे चल दीजिए, गर्मी से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और चौक की गलियों में आप निकलते हैं, लोग एक दूसरे से सलाह दुआ करते हैं, वहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, चाचा ताऊ करके सब एक दूसरे से बात करते हैं। आज की नई सिटीज़ में मुझे नहीं लगता हम बगल में कोई रह रहा है उसको जानते भी हैं। सब अपने में बिजी हैं बिकॉज टाइम ही नहीं है। कम्यूटिंग में इतना टाइम निकल जाता है, आदमी घर आके थक जाता है, वो वहीं सो तो जाता ये है। रैपिड ग्रोथ का एक कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट भी है। रैपिड ग्रोथ का नेगेटिव पॉइंट है ही है कि हम अपने आप में ही खुशी ढूंढ रहे हैं। अब बड़े क्या कहते हैं, खानदान ख़त्म होते जा रहे हैं जो एक साथ रहते थे पहले। अब सब अकेले अकेले रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और उसमें भी खुश नहीं है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग में भी है और कई सारे लोग इसको जानना भी चाहते हैं। वास्तु क्या है? वास्तु को लेके आपका क्या ख्याल है? क्या वास्तु सच में इतना डरना चाहिए वास्तु से? लोग कहते हैं कि हमारे घर में ये वॉशरूम इधर ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। और आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी आप देखते हैं कई सारी जगह पे कि बहुत महंगे महंगे वास्तु सलाहकार आ गए हैं, जो एक एक विजिट का 5-5, 10-10 लाख लेते हैं, क्योंकि ये डर का माहौल बन गया। इसके कोई सस्ते उदाहरण नहीं हो सकते? कोई सस्ता समाधान हो वास्तु का? या वास्तु, पहले तो वास्तु के बारे में ही बताइए, है क्या? देखिए, मुझे लगता है आप भी वास्तु से उतने ही डरे हुए हैं। बेसिकली वास्तु को इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहते हैं, और वास्तुकार इज आर्किटेक्ट। बेसिकली इट इज आर्किटेक्चर, और हर कंट्री का आर्किटेक्चर, हर कंट्री का वास्तु उसके किस जोन में वो है, उसका नॉर्थ साउथ कैसे रिलेटेड है। अब जैसे इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, हम्म। साउथ में हमारा इक्वेटर की तरफ हम पहुंचते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ईस्ट में, ईस्ट की तरफ से हमारे पास विंड आता है, बारिश आती है। वेस्ट में हमारा सी कोस्ट की लाइन कुछ ज़्यादा लंबी है, डेजर्ट्स हैं। तो बेसिकली अगर इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करें और हम बात करें कि आज हम नॉर्थ ईस्ट को क्यों पूजा का स्थान मानते हैं, क्यों खुला रखना चाहिए, तो वो मेन रीज़न ये है कि वहाँ से विंड आता है, प्लस ईस्ट में सूरज उगता है। तो जो मानना है कि पहली सूरज की किरण आपके घर में पड़े, जिससे अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, तो उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट को खुला रखना चाहिए। साउथ वेस्ट को हम सबसे ऊंचा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा सन मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट, साउथ की तरफ झुका हुआ जा रहा है। तो अगर आपने सबसे ऊंचा घर का पार्ट साउथ में बना लिया तो उसकी पूरी शैडो कास्ट होगी पूरे घर पे, तो आपका घर ठंडा रहेगा। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से गाइडेड है, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली क्लाइमेट, गाइडेड बाय द क्लाइमेट, जिसको हवा बना के अब पैसा कमाने का तरीका बना दिया गया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वास्तु इज प्योरली क्लाइमेटोलॉजी ऑफ एनी कंट्री। अब यही वास्तु अगर चाइना में देखा जाएगा तो ये पलट जाएगा। अच्छा। क्योंकि उनके साउथ में हिमालयाज आ गए, तो वहाँ फेंगशुई कहते हैं उसे। तो बेसिकली वास्तु इज टोटली डेडिकेटेड टू क्लाइमेट। क्या इसकी वजह से जो अलग अलग कंट्रीज़ का आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो कई सारी बिल्डिंग्स स्काई स्क्रेपर्स होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, कई सारी काफ़ी चौड़ी होती हैं, तो क्या ये वहाँ पे भी एक रोल पैदा करता है? बिल्डिंग का शेप और साइज देखो, आजकल जगह कम हो गई हैं, लोगों को वर्टिकल जाना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली अब जैसे अगर इंडिया में स्काई स्क्रेपर बनेगी और कोई क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे साउथ साइड में कोई विंडोज़ नहीं होंगे,
और होंगी भी तो वो छोटी छोटी होंगी, वो बस थोड़ा सा आपका वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अदरवाइज मेजर विंडोज वुड बी ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट, ताकि अच्छा। आप मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्थ में इंडिया में सन का इंक्लिनेशन बहुत रेयर होता है, और ईस्ट में अगेन सुबह का सूरज उतनी गर्मी नहीं लाता, तो वेस्ट और साउथ हमेशा ब्लॉक रखता है आर्किटेक्ट जनरली इंडिया में, एंड नॉर्थ और ईस्ट ओपन रखता है। अच्छा, तो आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या इन जनरल आप अगर कुछ भी काम करते हैं तो आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? कल्चर से लेते हैं या नेचर से लेते हैं? आप कैसे आपकी इंस्पिरेशन कैसे आती है कि मुझे इस पे ऐसा काम करना चाहिए? या डिपेंड करता है कि एक तो प्रोजेक्ट का कंटेक्स्ट क्या है, फिर क्लाइंट क्या दिमाग में लेके घूम रहा है। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं, जैसे एक अभी मैं इंडस्ट्री का एडमिन ब्लॉक कर रहा हूँ, विच इज इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन मेंथॉल प्रोडक्शन। तो उसका एडमिन ब्लॉक मैंने मेंथॉल लीफ का शेप दिया है उन्हें, और क्योंकि वो उनके आम उनकी उस इंडस्ट्री में वो बेसिकली पहले आम का बाग था, तो एडमिन ब्लॉक ऐसी जगह रखा है जहाँ ग्रीनरी को इंटैक्ट रखेंगे, वो आम का बाग कटे ना, तो उसको लीफ के शेप में, लीफ कह रहा हूँ, हाँ लीफ के शेप में उसको ऐसे डिज़ाइन किया कि उनके किसी भी ऑफिस में वो बैठेंगे उनको दोनों तरफ से अपना बाग के बीच में बाग ऐसा लगेगा बाग में बैठे हैं, प्लस वो शेप की वजह से उसकी ब्यूटी और आई है। ऐसे लॉट्स ऑफ केसेस होते हैं कि आपको टॉपिक वहीं से मिल जाता है कि क्लाइंट का जॉब क्या है, तो वो ड्राइव कर देता है। तो क्या जैसे आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो आपकी क्या डिज़ाइन करने से कोई मेंटल पीस को इवोक कर सकता है? आर्किटेक्चर में इतनी ताकत है कि किसी को मेंटली पीस दे दे या परेशान कर दे कोई चीज़? मैंने ऐसा कहीं देखा था कि एक विंडो की हाइट अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो वो भी पूरा माहौल अलग कर सकती है कमरे का। क्या ये सही है? देखिए, इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि जैसे आप कभी किसी चर्च में जाएं, तो चर्च का 10 टाइम्स या 15 टाइम्स ह्यूमन हाइट का वॉल्यूम होता है एक बिल्डिंग का, अंदर से बाहर से भी। तो जब आप अंदर वॉक इन करते हैं तो आपका आओ, मतलब आपको एक कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एम्पावर कर रही है, आपके ऊपर चढ़ रही है। आपको लगता है कि वहाँ पे आप गॉड के सामने गए हैं, तो वो गॉड की पावर है वो फील हो रही है। तो ये आर्किटेक्चर की वजह से हो रहा है, बिकॉज आपने ह्यूमन हाइट से 15 टाइम्स उसका वॉल्यूम कर दिया, तो आप ऑनेस्ट में वो फील करते हैं वहाँ पे कि कुछ है वहाँ, पावर है। ऐसे ही हिंदू मंदिर्स में आप को कभी अगर आपने पुराने मंदिर देखे हों साउथ के, तो गर्भगृह जो जहाँ पे भगवान जी को रखा जाता है वहाँ पे अंधेरा होता है, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ या हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि गॉड इज स्टिल अ मिस्ट्री एनीवेज, तो नोबडी इज, मतलब कहते हैं सब देखा है, बट ऑब्वियसली किसी ने प्रैक्टिकली कोई प्रूव नहीं कर सकता। तो गॉड इज अ मिस्ट्री, यूनिवर्स इज अ मिस्ट्री, तो वो अंधेरे हल्के से वहाँ दिया जल रहा होता है, आपको उसी में दर्शन करना होता है। और सो हर आर्किटेक्चर से गाइडेड होती है फिलॉसफी, हम्म। मतलब एक आर्किटेक्चर में फिलॉसफी आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, और उसके कल्चर की चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे इसीलिए आप सही कह रहे हैं क्योंकि जैसे नलखेड़ा में बगलामुखी माता का मंदिर है और पीताम्बरा देवी का मंदिर है दतिया में भी। वहाँ पे भी ऐसा ही है, मंदिर तो साइज़ में बड़ा है लेकिन जहाँ देवी जी की प्रतिमा है जहाँ वो स्थापित हैं वो जगह बहुत छोटी है, वो ज़्यादा आदमी देख नहीं सकता उसको। ऐसा कहते भी हैं कि उसमें एक तो इटर्नल पावर बहुत ज़्यादा होती है कि आप देख ही नहीं सकते उनको। दूसरा एक आपका भी हो गया कि आर्किटेक्चरली उनको ऐसा बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसको बिल्कुल मतलब उस तक पहुँच ना पाए और अभी क्रिएट हो जाए और वो पता भी ना चले उस तरीके से। ओके।
आपने कभी कोई मंदिर बनाए हैं? मैंने, आपको ताज्जुब होगा, मंदिर भी बनाए, मस्जिद भी बना रहा हूँ और गुरुद्वारे भी बनाए। हर रिलीजन की, मैंने जैसे आपको बताया, फिलॉसफी होती है, उससे गाइडेड होता है, तो उसको उसी तरीके से, उसी ऑनेस्टी से देखने की कोशिश करता हूँ और उस हिसाब से उस पर वर्क करता हूँ। तो अभी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आपके, मंदिर या ऐसे कुछ? हाँ, अभी एक आश्रम कर रहा हूँ मैं, आपका पीताम्बरा देवी, आपने नाम लिया, उन्हीं के उस पे आश्रम बना रहे हैं और उनका मंदिर भी अभी डिज़ाइन करना है। उसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस जा रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। बाकी फ़िलॉसफी और वो अगर समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा है, उसको मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग आके देखें खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भूतों में मानते हैं? देखिए, सुपर नेचुरल पावर्स तो होती हैं, बाकी रहा सवाल भूतों में मानना, तो डेफिनेटली कई बार ऐसी चीज़ें फील होती हैं कि यस, हाँ, कुछ है सुपर नेचुरल चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। अब जैसे आप भगवान में मानते हैं तो वो भी सुपर नेचुरल हैं, तो उसी तरीके से आई थिंक सो नेगेटिव पावर्स भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा ये हर पूछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैंने ये इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बहुत शिद्दत से काम करते हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट ही सब कुछ होता है। कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनको वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, वास्तु को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग्स जब कई समय तक ऑपरेशनल नहीं होती हैं तो लोग उसको हॉन्टेड का करार दे देते हैं कि यहाँ भूत है, यहाँ मत जाइए। तो इस पे क्या कहना है आपका? क्या सच में ऐसा होता है या सिर्फ क्योंकि बिल्डिंग लावारिस हो गई है तो लोगों ने कि कोई उसमें घुसे ना, चोरी ना करे, इसलिए कुछ ना कुछ अटैच कर देते हैं उसके साथ? देखिए, हर बिल्डिंग के साथ कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होती है। कई बार क्या होता है कि इतना मैसिव बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है कि किसी हादसे में किसी की डेथ हो जाती है, लेबर ही की डेथ हो गई, या एनीथिंग, कुछ प्रॉब्लम हो गई इस बिल्डिंग के साथ, तो कई बार होता है कि वहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल नेगेटिव एक्टिविटीज़ दिखने लगती हैं, तो आदमी डर के मारे फिर ऑब्वियसली उसको हॉन्टेड डिक्लेयर कर देता है। एंड आई बिलीव यस, ऐसा होता है। आपके पास तो इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारी उनकी ख्वाहिशें होती हैं, मेरा घर इस तरीके से बनना चाहिए या जो भी उनके मन में होता है। तो आप किसी भी क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस के साथ, और उसका बजट भी उसमें इंक्लूडेड होता है, और अपनी क्रिएटिविटी के साथ कैसे डील करते हैं कि यार आपको क्रिएटिव भी रहना है और उसका बजट भी इतना नहीं है, क्योंकि आप तो बिना क्रिएटिविटी के काम ही नहीं करेंगे, वरना तो कोई ठेकेदार से ही काम करवा लेगा। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे डील करते हैं उसके साथ? देखिए, हम लोग के कॉलेज में कई बार कुछ चीज़ें लिमिटेड दे दी जाती थी। अब तो आजकल लाइव शोज़ भी आप देख रहे हैं, कंपटीशन होते हैं कि हम्म। 4 5 10 टीमों को बुला लिया, उनको लिमिटेड चीज़ें दे दी और बोला इससे कुछ क्रिएट करो। सो एक्चुअली हम लोग भी वही कर रहे हैं आज लाइव फील्ड में, कि हमारे पास जो लिमिटेशंस क्लाइंट ने दे दी हैं, अब उससे हमें प्ले करना है, उसी से हमें कुछ अच्छा क्रिएट करना है। और ऐसा नहीं है कि कम बजट में काम नहीं होता है, चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं, मटेरियल सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, तो हम क्लाइंट के बजट के हिसाब से उसको हमें फिट करना होता है। अपने इंडिया में कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल भी हैं। तो ये लोग जो घर बनाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनका बहुत हाईलाइट होता है कि हमारे इतने करोड़ों का घर है या इतना महंगा घर है। तो क्या सच में इनके घर इतने महंगे होते हैं, या फिर हम उतने ही अच्छे घर उससे कम पैसे में भी बना सकते हैं, सेम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए? यार, वो तो ऑब्वियसली आदमी की पॉकेट साइज देख के ही चीज़ें और मैसिव बन जाती हैं। आपका पॉकेट साइज़ बड़ा है तो आपके पास लैंड बड़ी होगी, आप उस हिसाब से बड़ी बिल्डिंग बना रहे होगे। आपका पॉकेट साइज़ छोटा है तो आपके पास छोटी लैंड होगी, आप थोड़ा सा लिमिटेड बजट में बना रहे होगे, तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस डेफिनेटली गाइड अ बिल्डिंग शेप एंड साइज। और रहा सवाल कि इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअली एक आदमी की चाहत क्या है, अगेन जैसे क्लाइंट की डिमांड क्या है, हम्म। वो उसको बहुत हाईलाइटेड आर्किटेक्चर के रूप में दिखाना चाहता है, या वो एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, बहुत सिंपल वे में दिखाना चाहता है। गांव का आर्किटेक्चर हम सब जानते हैं कैसा होता है।
और ऐसे ही हम शहर का आर्किटेक्चर भी हम सबने देख रखा है। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? और गांव के लोगों को कोई जानकारी आर्किटेक्चर के बारे में तो नहीं होती थी, तब भी वो लोग इतने सस्टेनेबल तरीके से और अच्छे तरीके से अपने घर कैसे बना लेते हैं, और यहाँ हमें उसी चीज़ के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उसी चीज़ के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए, गांव के आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी बात क्या है, उनके पास लैंड की कमी नहीं है। अब आप मानिए 1 बीघा 2 बीघा में एक उसका खेत है किसी का, या 100 बीघा भी होता है, और वो एक कोने में अपना घर बना रहा होता है। जनरली जो मैंने अभी इससे पहले वास्तु की बात की, क्लाइमेट की बात की, तो एक्चुअली आर्किटेक्चर, हम लोग पहले तो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं, तो गांव में ही रहते थे। तो अगर आपने कभी पुराना गांव का कोई बहुत अच्छा घर देखा हो, तो बीच में बड़ा सा आंगन है खुला हुआ, उसके चारों ओर कमरे हैं। एक घर में पहले एक टॉयलेट होता था, आज भी गांव में लोग कोशिश करते हैं कि एक ही जगह पे टॉयलेट हो। तो जो ये क्लाइमेट की वजह से रिलेट किया गया है, जैसे अब अगर बीच में आंगन है, हमारे 9 खंड होते हैं जो हम मानते हैं वास्तु में। तो जैसे साउथ ईस्ट में किचन रख दिया। साउथ ईस्ट में किचन क्यों रख दिया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमारे विंड फ्लो आ रहा है, वो साउथ की तरफ भागता है। तो साउथ, धुआं जो भी निकलेगा, अब जैसे पहले अंगीठी में कुकिंग होती थी, तो धुआं पूरा वो लेके घर के बाहर निकल जाएगा, तो अच्छा। घर के अंदर धुआं नहीं आ रहा है। तो साउथ ईस्ट में किचन, या अग्निकोण कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भाई वो अग्निकोण है, उसको आप किचन वहां रखिए। प्लस सूरज का मूवमेंट साउथवर्डली हो रहा है, मैक्सिमम हीट आपके पास साउथ में आ रही है। तो किचन में अगेन वो डायरेक्शन इसलिए दिया गया है कि आपका सारे कीटाणु मर जाएं। तो जब आपका किचन गर्म रहेगा, तो वहाँ जल्दी कोई कीड़े मकोड़े पनपेंगे नहीं। सो अगेन वन ऑफ द रीजंस। अब आज का कंपैरिजन अगर हम शहर के घरों से करें, तो हमारा सब बंद है, खिड़कियां लगी हुई हैं, ग्लास स्लाइडर्स लगे हैं, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेशन है, अब चिमनी है, एग्जॉस्ट है, हम किचन को कहीं भी रख सकते हैं। अब वास्तु में कुछ लोग उसको हवा बना देते हैं कि नहीं, किचन यहीं होना चाहिए बिकॉज अग्निकोण है। तो अगेन शहर का आर्किटेक्चर, अब क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया कम है, तो हमें लिमिटेशंस में डिज़ाइन करना है। हमारे मैक्सिमम एरियाज एयर कंडीशनड हैं, तो हम कोई भी रूम कहीं भी रख सकते हैं। हमें बट मेजरली ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल वेंटिलेशन तब भी कायदे से हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे भी पता चलता है, हम लोग आजकल इंटरनेट के ज़माने में है, कि बैंगलोर में और केरला में, कर्नाटक में, हर इन सब जगहों में लोग ना अब नेचुरल घर ज़्यादा बनवाना चाहते हैं, जो गांव से इंस्पिरेशन ले रहे हो। अब वो शहरी कल्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग आउटस्कर्ट्स में जगह ले रहे हैं एक तो, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारा घर बने मॉडर्न तरीके से, लेकिन उसका टच पूरा रूरल हो। वही एस्पेक्ट है। एक तो सबसे बड़ी एस्पेक्ट है हमारी कि आउटस्कर्ट पे लैंड लेने का मतलब है आपने सस्ती लैंड ली, बड़ी लैंड ली। अब आपका घर बीच में छोटा सा बनेगा, जैसे गांव में मैं बता रहा था कि बड़े लैंड पे बन रहा है, तो आप वो आंगन क्रिएट कर सकते हैं। आप मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी वो पुराना डिज़ाइन डाल सकते हैं, वेल वेंटिलेटेड हाउस बना सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात कि लोकल मटेरियल यूज़ करते हैं लोग। अब मड ब्लॉक्स का यूसेज बहुत आ रहा है। जैसे मैं कह रहा था, मड ब्लॉक्स का यूसेज आजकल बढ़ रहा है साउथ इंडिया में। उसकी वजह से आपका बाहर का टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर में 5 से 8 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है। और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर और विलेज आर्किटेक्चर इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो दे आर ट्राइंग लोकल मटेरियल को यूज़ करना, तो उससे आपकी कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, उससे आपका टेम्परेचर भी बैलेंस हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस एयर कंडीशनिंग का यूसेज कम करने की कोशिश की जा रही है उससे, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के एनवायरनमेंट में। अच्छा, कहीं ना कहीं ये आपका जवाब उसको भी मैच करता है कि जो हम लोगों ने सोचा कि आर्किटेक्चर हमारे मेंटल पीस को भी
थोड़ा सा शेप देता है। बिल्कुल देता है। आज की डेट में आप एक बंद कमरे में बैठे रहें जहाँ वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ एक तरीके की आफ्टर सम टाइम स्मेल क्रिएट होने लगती है। इट इज़ नॉट हेल्दी टू इनहेल उस रूम में बैठ के। तो डेफिनेटली अगर एक वेल वेंटिलेटेड रूम है, आप वहाँ पे बैठे हो, आपकी फील थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। फिर इंटीरियर्स अगर वहाँ का थोड़ा सा, आजकल वी प्ले विद वाइट लाइट, येलो लाइट एंड न्यूट्रल वाइट लाइट, ये 3 तरीके की लाइट से प्ले करते हैं। उससे भी एंड मतलब आपके इमोशनल फीलिंग चेंज होती हैं। अब जैसे येलो लाइट, अगर हल्की सी डिम लाइट येलो लाइट में आप बैठ गए तो आप थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट फील करने लगते हो, थोड़ा स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाते हो। ऐसे ही अब आजकल वैसे तो अलग अलग कलर्स की लाइट आ रही हैं हर एम्बियंस के लिए। अब जैसे ब्लू लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है। तो आप कभी देखिए, आप रेड लाइट में बैठ जाइए तो आप थोड़ा सा एंगर अपने अंदर फील करने लगोगे। ऐसे ही अगर आप ब्लू लाइट में बैठ जाओगे तो आप थोड़ा सा अगेन स्पिरिचुअल अच्छे मूड में आ जाओगे। तो येलो लाइट इज इन बिटवीन, कि वो दोनों बैलेंस कर देती है आपकी। इंटीरियर्स प्ले विद दीज लाइट्स, क्रिएट इमोशंस जैसा आपको चाहिए। कलर्स से मुझे याद आया कि आप लोग अपने साथ ना एक बंच ऑफ स्केच पेन्स रखते हैं जो कई सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं। कोई पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई ब्लू होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप मतलब अगर आप नॉर्मल एक ब्लू पेन से भी अगर कोई स्केच ड्रॉ करते हैं वो भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, बेसिकली अलग अलग कलर्स अगेन, एक ड्राइंग पे कई चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी होती हैं हमें, प्लस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं वो। कलरफुल ड्राइंग्स ऑलवेज लुक्स गुड, सो। अच्छा अच्छा। छोटे छोटे जो आजकल लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, नए कपल्स हैं, कोई हैं, तो वो अपने उन फ्लैट्स में ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को ट्विक कर सकते हैं कि उनका फ्लैट एक तो हैपनिंग हो जाए, प्लस उसमें मूड भी अच्छा रहे उनका और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। क्या छोटे छोटे वो चेंजेस कर सकते हैं अपने फ्लैट्स में? जैसे मैं अभी बात कर रहा था डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स, तो डेफिनेटली कुछ कुछ कलर्स को प्ले करके लाइट में आप अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। और जनरली लोग बहुत ज़्यादा ओवरडू कर देते हैं अपने घर को, बहुत ज़्यादा पैनलिंग करा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में हर दीवार पे कुछ ना कुछ कराते हैं। तो व्हाट मेरा सजेशन रहता है कि थोड़ा सा प्लेनर इंटीरियर्स लेके किसी एक वॉल को हाईलाइट करके और इनडायरेक्ट लाइट्स पे प्ले करें। हम्म। तो आपका सजेशन क्या रहेगा लोगों को कि जो लोग नया घर बनवा रहे हैं या जो नया घर ले रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको दिमाग में रखनी चाहिए कि यार ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी चाहिए अगर आपको लंबे समय तक अच्छा घर चाहिए, और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मतलब अवॉइड कर दो बस? मेरे हिसाब से आजकल घर छोटे होते जा रहे हैं सबके, क्योंकि लैंड वैल्यू बढ़ती जा रही है, फ्लैट्स आर गेटिंग स्मॉलर डे बाय डे। तो डेफिनेटली यूज़ मिड टोन लाइक ऑफ वाइट कलर्स, क्रीम कलर्स मेजरली पूरे घर में, एंड प्ले विद लाइट फिक्सचर का कलर। येलो पे कुछ रख दिया आपने, कभी येलो लाइट जला ली पूरे घर में, कभी आपने मेजरली वाइट लाइट कर ली। तो इन जनरल आपका मूड लाइटिंग हो गई। एंड फर्नीचर भी मैं कहूँगा कि बहुत लिमिटेड प्लेस करें, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन स्मॉल स्पेसेस हैं। जितने लाइट टोन में कलर आप प्ले करेंगे उतना अच्छा लगेगा घर, हमेशा सूदिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा पैनलिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, डेफिनेटली ओवर साइज फर्नीचर्स नहीं रखने चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम फर्नीचर खरीदने जाते हैं रेडीमेड खरीद के, जब घर में फिट कर रहे होते हैं, अरे ये तो जगह के हिसाब से बड़ा है, अच्छा अब खरीद लिया है तो लगा लो। तो दैट हैपेंस, वो उसकी वजह से और घर छोटा लगने लगता है। अच्छा, जैसे मेरी मम्मी की मेनली आदत है, और जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर घर की जितनी महिलाएं हैं, उनकी आदत ये है कि जो भी सामान हो कहीं ना कहीं डिस्प्ले में हो जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कभी हो या ना हो। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे आज मान लीजिए किसी ने किसी को बर्थडे में कोई भगवान गिफ्ट किया या किसी ने कुछ शो पीस गिफ्ट किया, तो आके लग जाएगा कहीं ना कहीं। इससे ना मुझे लगता है कि बहुत ओवर क्राउडेड हो रहा है पूरा कमरा। तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
ये तो आंसर आप ही ने दे दिया। वैसे तो ओवर क्राउडेड हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, जो नई चीज़ आई है रिप्लेस इट विद सम ओल्ड चीज़। हम्म। तो पुरानी चीज़ को, आजकल OLX है, चीज़ें हैं, उस पर निकाल दीजिए बड़े आराम से। अच्छा, आपने कई सारी बिल्डिंग्स भी बनाई है अपने करियर में। तो बिल्डिंग्स बनाने में एक ऐसी क्या चीज़ होती है कि आपको लगता है कि हाँ ये, क्योंकि सारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस जो काम करेगा वो सिविल इंजीनियर या जो साइट पे लोग कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए बिल्डिंग बनाना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू घर, या फिर कोई और स्पेसेस? एक्चुअली बड़ी बिल्डिंग बनाने में उसके साथ सर्विसेज बहुत जुड़ जाती है, विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एक घर में आप बोरिंग करा लोगे या नगर निगम का पानी आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। आपको कभी कोई इमरजेंसी है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी आग लग गई, तो आप घर से तुरंत बाहर निकल सकते हो। हम्म। आप बड़ी बिल्डिंग में ये सब, आप 10 माले की बिल्डिंग है, 12 माले की बिल्डिंग है, तो अब आप हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी इमरजेंसी हुई तो कैसे लोग बच के बाहर निकल जाएं। उसके सारे, अब जैसे फायर के सारे प्रोविजंस हों। आप एयर कंडीशन लगा रहे हो तो बड़ी बिल्डिंग में, अब उसकी आउटडोर कहाँ जाएगी। हम्म। आप पानी ला रहे हो तो हर घर में प्रॉपर प्रेशर आए। कई बार होता है ऊपर टंकी, बिकॉज पानी की टंकी ऊपर रखी गई है तो उसका प्रेशर इनिशियल वाले फ्लोर में कम आता है और नीचे ज़्यादा आता है। हम्म। तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। डेफिनेटली नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन, वो उसका ध्यान रखते हुए सर्विसेज पे बड़ी बिल्डिंग में ज़्यादा काम होता है। जब बिल्डिंग्स काफ़ी पावरफुल लोग बनाते हैं, तो आपको कभी कोई धमकी आई है किसी से, किसी काम के लिए? पावरफुल, डेफिनेटली जिनके पास पैसा होता है तो पॉलिटिकली भी एक्टिव होते हैं। पावर, अगर आप वैसे कह रहे हैं पावरफुल, कई बार होता है कि हम क्लाइंट के हिसाब से कोई चीज़, मान लीजिए हम कर रहे हैं और हमें पता है क्लाइंट कह रहा है वो बिल्डिंग के लिए गलत है, तो कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं हमारे कि नहीं, दिस हैज़ टू बी लाइक दिस। तो उस केस में डेफिनेटली कई बार हो जाता है हीटेड आर्ग्यूमेंट में कि वो धमकी वमकी निकल जाती है। और फिर कई बार, एक दो बार ये भी हुआ है कि मैंने ऐसे क्लाइंटों से नमस्ते कर लिए कि भाई हम आगे काम नहीं कर पाएंगे आपका। तो आप डील कैसे करते हैं इन लोगों से? जैसे मान लीजिए आप या पैसे वापस कर देते हैं इनके, या फिर आपका क्या होता है? आप डील कैसे करते हैं ऐसे लोगों के साथ? देखिए हमारे वैसे तो हर काम की स्टेज वाइज फीस होती है, तो जनरली पैसे पे बात आती तो है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपने मना किया है काम करने को, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डिसेंट अमाउंट आपको रिटर्न करनी पड़ती है। अदरवाइज तो फिर आप ऐसे लोगों से उलझें तो आपका टाइम और चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आई प्रेफर कि ऐसे लोगों को इनसे दूर ही रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए और पैसे लौटा अब तो दो। इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि आप जज कर लेते होंगे कौन ऐसा है जो धमकी दे सकता है और किसके साथ काम करने में आसानी होगी। कोशिश तो यही रहती है कि ऐसे लोगों को जज करके उनका काम ना करूं और नॉर्मल डिसेंट लोगों का काम तो ही ये पकड़ता भी हूं। एक स्किल है इसका मतलब। ये एक्सपीरियंस से आता है, यू कांट हेल्प इट। ये एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि अपने 25-30 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके काम भी करे हैं, फिर छोड़ने भी पड़े हैं, कईयों के किसी तरह निपटाए भी हैं, और हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। तो एक फर्म चलाने के लिए, जैसा आपका एक्सेस आकी है जो आप सक्सेसफुली बहुत अच्छे से उसको चला रहे हैं, तो ऐसी किसी फर्म को चलाने के लिए डिज़ाइनिंग के अलावा ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं कि इंसान को आनी चाहिए? अब चाहे वो मार्केटिंग कह लो आप, या क्लाइंट डीलिंग कह लो, क्योंकि आप एक पूरा पैकेज है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग आ रही होती तो आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होते, अपनी फर्म आप नहीं चला पा रहे। तो आप, ऐसा क्या है कि जो डिज़ाइनिंग के अलावा भी एक स्किल होनी चाहिए इंसान के अंदर कि ये तो आना चाहिए अगर अच्छे से काम करना है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली जब हमने शुरू किया था तो उस समय एक आर्किटेक्ट को
अपना डिज़ाइनिंग के अलावा अपने आप को कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, वो भी आना चाहिए। और क्लाइंट, आप मान लीजिए 10 रुपये की फ़ीस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसे वो एक्सपेक्टेशन पे उसको ज़ीरो डाउन कराना है, ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है जो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि हर क्लाइंट, हमारी फील्ड में बार्गेनिंग बहुत होती है। एंड आज की डेट में फिर भी थोड़ा इजी है, क्योंकि अब सोशल मार्केटिंग आपकी एक पर्टिकुलर टीम कर रही है, तो आपने उसको सबलेट कर दिया। डेफिनेटली 10 साल पहले ये सब नहीं था। तो टीम बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा एफर्ट ये ज़रूर जाता है कि आप कई एम्प्लॉयज़ रखते हैं, और फिर वो एम्प्लॉयज़ को कैसे आप ग्रूम कर रहे हैं और वो आपके साथ चले, तो आपकी जीत है ऑब्वियसली। कितना ज़्यादा लंबा चलता है आपका एम्प्लॉय आपके साथ, एंड उसमें कैसे आपको उसको ग्रूम करके रखना है, और ताकि उसको ये भी फील ना हो कि ही इज़ लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो वो डेफिनेटली एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आपके पास तो इतनी बड़ी टीम है, मैंने आपके ऑफिस में भी देखा है, आपके यहाँ एटलीस्ट 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और जो साइट्स पे जाते हैं वो हो सकता है और भी ज़्यादा हो, मुझे ना जानकारी हो। तो इतने सारे लोगों का मैनेजमेंट कैसे आप हैंडल करते हैं? कई सारे लोग ऐसे हैं कि भाई अपना काम भी शुरू करते होंगे, कई सारे ऐसे हैं जो कि छोड़ के चले जाते होंगे, फिर वो मैनेज कैसे होती है? आधा प्रोजेक्ट हो गया, अब आधा छूट गया, तो आप कैसे इन सब चीज़ों को टैकल करते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट पे 2 या 3 लोग की टीम इसीलिए लगाते हैं, ताकि कभी कोई छोड़े तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े हमारे टीम मेंबर्स में। उनको पता हो कि काम क्या हो रहा है साइट पे, और डेफिनेटली एक ओवरऑल ऊपर से ओवरसी तो मैं कर ही रहा होता हूँ, तो जनरली इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। पर डेफिनेटली एक एम्प्लॉय अगर कभी छोड़ता है तो कुछ इम्पैक्ट तो आता है, दैट इज़ ऑब्वियस। और ये एक हमारी फील्ड ऐसी है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि कोई भी इस तरीके का ऑफिस खोल के और चला सकता है। तो डेफिनेटली हमने भी कभी ट्राई किया था, हम चला ले गए, बट इट इज़ डेफिनेटली नाउ डेज गेटिंग वेरी कॉम्पिटिटिव एंड डिफ़िकल्ट। सो वो जब बच्चे फील्ड में जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो गलत हो गया। कई बार बच्चे वापस आना चाहते हैं, बट फिर वो होता है कि अब नई टीम के साथ हम आगे मूव कर चुके हैं, तो आई प्रेफर कि लेट्स गो अहेड। अच्छा, ये भी मैंने बहुत सुना है कि जो सीनियर आर्किटेक्ट्स होते हैं वो जूनियर्स को बढ़ने नहीं देते आगे। वो चाहते हैं कि वो जूनियर जूनियर की तरह ही काम करे, अगर वो ज़्यादा अच्छा करने लग जाएगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो क्या ये एक इनसिक्योरिटी होती है? ये आपके फील्ड में नहीं, आई थिंक ये जनरली मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारी फील्ड्स में ऐसा है, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों या कोई भी हो, वो नहीं चाहते कि उनका जूनियर ग्रो करे। तो जूनियर्स ग्रो कैसे करेंगे फिर? डेफिनेटली ये हर फील्ड की प्रॉब्लम है। और मतलब एक शहर में अगर हम एक छोटा सा ऑफिस चला रहे हैं, तो ये मैं भी किसी ऑफिस से निकल के आया हूँ, तो ये जिसके अंदर जल्दी ग्रो करने की, या उसको लगता है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, और एक बार ये चाहत ज़रूर होती है, हमें ट्राई करना है, खुद अपना हम्म। ऑफिस डालना है। बट इट जब प्रैक्टिस में आते हैं तब समझ में आता है कि यार ये तो क्लाइंट से डिज़ाइन तो हमने उसके लिए कर दिया, उससे पैसे कैसे निकालें। तो यहाँ पे क्लाइंट बहुत स्मार्ट होते हैं, और कोई भी क्लाइंट हो, वो फ्रेशर या नए बच्चे को इसलिए पकड़ता है कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके, इन द सेंस कि उससे कम पैसों में काम करा सके। और वो ये भी जानता है कहीं ना कहीं काम उसका गड़बड़ा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहता है उस रोल में, उसके साथ डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि वो
किसी भी लेवल पे अगर उसको लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो उसको बोलता है भाई अब तू रहने दे, आपकी फीस भूल जाओ, हम करा लेंगे यहाँ से। आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स बढ़ें आगे? बिल्कुल चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में जिस तरीके से एक बच्चे की ग्रूमिंग होती है, तो वो एम्प्लॉय की, वो आज खुद डिज़ाइनर है, आज पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मेरे ऑफिस से कई लोग निकल के गए हैं, आज अपना सक्सेसफुली ऑफिस चला रहे हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, वरना तो मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस से निकले हुए एम्प्लॉय का 90% सक्सेस रेट है। और जल्दी ग्रोथ जो आपने अभी इस्तेमाल किया शब्द, उससे मेरे दिमाग में एक आया कि आज जल्दी ग्रोथ के चक्कर में लोगों ने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत शुरू किया है। आजकल चैट जीपीटी और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि लोग उनसे ही अपने आधे काम निपटा लेते हैं। तो ये आपकी फील्ड में या ऐसी जितनी भी फील्ड जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, तो ये कितने सक्सेसफुल हैं? क्या ऐसा करना चाहिए, या मतलब इस पे कब तक आदमी सस्टेन कर सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ग्रोइंग डेंजरसली, एंड अभी तो फिर भी गनीमत है कि अभी उतना डेवलप नहीं है। इनफैक्ट कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपना होटल का डिज़ाइन लेके, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करा के उसका एलिवेशन लेके आए थे। एलिवेशन मतलब बिल्डिंग का 3D। तो वो मुझे दिखा रहे थे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। मैंने देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जनरेट कराया हुआ है। अल्टीमेटली हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें एक लेमैन भी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब और ज़्यादा अपनी अपना दिमाग डाल के लेके आ रहा है हमारे पास। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि गूगल जब आया था तो तब भी हमें प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फील्ड इज़, लोगों को लगता है इट इज़ अ वेरी जनरल फील्ड, हम भी डिज़ाइनर हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और उसकी टेक्निकलिटीज़ कोई नहीं समझता कि अगर कोई बिल्डिंग का आप एलिवेशन लेके आए हो, वो बनेगा कैसे, आपकी बिल्डिंग पे सूट करेगा नहीं करेगा, कॉस्टिंग कहाँ जा रही है, आप इतन कम बजट में चाहते हो, वो आप जो लेके आए हो वो उससे कई गुना ज़्यादा बजट पे चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी न्यूमरस चीज़ें हैं जो क्लाइंट को आइडिया ही नहीं है, वो बिल्कुल लेमैन की तरह वो सब वो टूल्स यूज़ कर रहा है, और वो खुद ही परेशान होता है और फिर आर्किटेक्ट को ढूंढता है। तो अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल की डिमांड तो रहती है, बट ये फ्रेशर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने इतना सब कुछ बताया और आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शंस थे जब आप अपने टीनेज में होंगे या आपने कॉलेज ज्वाइन किया होगा, तो आपने आर्किटेक्चर ही चूज़ क्यों किया? इतना सब कुछ था आपके पास, आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, आप आईएएस बन सकते थे, या आर्किटेक्चर ही क्यों? एक्चुअली खैर मेरा तो बड़ा एक छोटा सा इंसिडेंस था कि मैं पढ़ाई में मतलब एवरेज 80s के आसपास मार्क्स लाता था, तो मेरी पेरेंट्स परेशान होके टीचर से बोलते थे। उसमें से एक मेरी फेवरेट टीचर ने उनको समझाया कि आपके बेटे की आर्ट इतनी अच्छी है, उसको आर्किटेक्ट बना दीजिएगा, तो आप परेशान नहीं हुए, वो मुझे दिखता है वो अच्छा करेगा। तो एक तो वो क्लास इनफैक्ट फोर्थ की बात है जो मैं दिमाग में हिट कर गई। प्लस कुछ होता है कई बार, कुछ लोग ऐसा बोल जाते हैं कि आप फिर दुनिया को उस नज़रिए से देखने लगते हैं। तो मैं उस दिन से फिर बिल्डिंगों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा और बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा कि एक बिल्डिंग कैसे बनती है, क्या होता है उसके अंदर। और बड़े होते होते वो फिर दिमाग में चिपकी रह गई और इंटरेस्ट था, और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जैसे मैं भी ना बिल्डिंग्स बहुत देखता हूँ, जब से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है मैं बहुत बिल्डिंग्स को देखने लगा हूँ और स्ट्रक्चर्स को समझना शुरू किया है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग आर्किटेक्चर की तरफ इसलिए नहीं गया कि मैं कभी बनूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़ील भी होना चाहिए, आपके अंदर वो ज़ील भी होगा। इसीलिए इसीलिए आपने ये सोचा कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि क्लियर विजन भी बहुत ज़रूरी है। वरना एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आता सब कुछ है, करना कुछ नहीं आता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको समझ में बहुत जल्दी आ गया कि हाँ, मुझे आर्किटेक्चर इस तरीके करना है।
और किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ काम करना पसंद है आपको? आपको कैसे लोग पसंद हैं? मुझे जैसे आप जैसे हैं, बड़े फ्रेंडली, हम लोग का मेंटल लेवल थोड़ा मिलता है, बात करने में एक दूसरे को अच्छा लगता है, बस ऐसा क्लाइंट होना चाहिए यार, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करो। तो ये कंफर्ट जोन बहुत कम लोगों के साथ आ पाता है, बट स्टिल काम तो काम है। आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ भी काम करते हैं। मैं कई बार आपके ऑफिस में आपके साथ बैठा हूँ, आपसे जब मेरी बातचीत कुछ होती है तो कभी किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है, कभी किसी का फ़ोन आता है। तो आपको कैसे याद आता है कि मैंने इसका ये काम किया है, मैंने इसका ये काम किया है, और उसके बाद आप जवाब भी देते हो तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर उसी वे में देते हो, तो आप इतने हौच-पौच में भी इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हो? यार मेरे ख्याल से कि ये एक आदत बन चुकी है कि जो काम करना है डेडिकेशन से करना है, बाकी इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है। तो मे बी वन ऑफ द रीजंस कि मैं रिलैक्स भी रहता हूँ और फोकस भी रहता हूँ और सबको जवाब भी बड़े आराम से दे देता हूँ। आपकी सलाह क्या रहेगी सबको कि इतने बढ़ती हुई ज़िंदगी में लोग अपने आप को रिलैक्स कैसे करें? पहले अपना आर्किटेक्चर देखिए, कैसे ठीक करें? आपने एक अभी बोला जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो मेरा सजेशन सबसे यही है कि जो काम करो वो डेडिकेशन से करो, अपने आप एक तो सक्सेस मिलनी ही है। और थ्री इडियट्स जैसी मूवी में भी यही पॉपुलराइज किया गया था, और वो एक्चुअल एक साइंटिस्ट पे बेस्ड थी, है इनफैक्ट। और मेरे ख्याल से फोकस एंड डेडिकेशन इज द की। सक्सेस क्या होती है? मतलब सक्सेस का मतलब आपके हिसाब से हो सकता है अलग हो, मेरे हिसाब से अलग हो, और जो देख रहे हैं उनके हिसाब से अलग हो। तो आप इसको अगर कहीं पे चॉक आउट करना चाहेंगे, सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सक्सेस की मीनिंग हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, बट डेफिनेटली सक्सेस तब मुझे लगता है कि एक आदमी ने अचीव कर ली जब आपकी जो प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पे एक डिमांड आपके लिए क्रिएट हो गई। आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर पा रहे हैं, एंड आपकी एक डिसेंट पॉपुलैरिटी है, एंड देन देयर इज स्काई इज नो लिमिट, बिकॉज हर बार आप अपना बार सेट करते हैं कि अच्छा, अब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मुझे यहाँ पहुँचना है, तो वो तो कोई लिमिट नहीं है। बट सक्सेस मेरे ख्याल से यही है कि एक डिसेंट पॉपुलैरिटी एंड डिसेंट मनी जनरेशन शुरू हो जाए आपसे, तो नथिंग लाइक इट। मुझे लगता है कि आज इस एपिसोड में मुझे अपने जितने व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेके अब सेटिस्फाइड होंगे, उन्हें कई सारे उनके खुद के सवालों के जवाब भी मिले होंगे। और थैंक यू सो मच नमित जी फॉर डूइंग दिस। और मेरे एक बार कहने पे आपने इसके लिए हाँ बोल दिया, और मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रोत्साहन मिला कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप इस कंटेंट से थोड़ा सा भी इंस्पायर होते हैं, थोड़ा सा भी एजुकेट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हैं हम किन किन नए लोगों को यहाँ लेके आएँ, किन से हम बात करें, क्या आपको एजुकेट अच्छे से कर सकता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हमें आगे थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे, तो आगे बढ़ने की हमारी उम्मीद ऐसी ही जगी रहेगी। थैंक यू सो मच।